हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 24 अप्रैल के एपिसोड में हम लोग कवर करेंगे 4 टॉपिक्स, जो है ईरान सऊदी के रिश्तों में बदलाव, हिंदू कुश में स्नो डिक्लाइन होना, वर्ल्ड्स फर्स्ट पार्टिकुलेट एमिशन ट्रेडिंग मार्केट इन सूरत और टेरर अटैक इन पहलगाम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स और पहले टॉपिक लेते हैं जो है चेंजेस इन ईरान सऊदी रिलेशंस। वेस्ट एशिया के पॉलिटिक्स में ट्रेडिशनली ईरान और सऊदी अरेबिया को रीजनल राइवल्स माना गया है, प्राइमरली ड्यू टू द शिया सुन्नी सेक्टेरियन डिवाइड। ईरान ने 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद वेस्ट और स्पेशली यूएस से एनिमी रिलेशंस बना लिए, जबकि सऊदी अरेबिया रिमेन्ड द क्लोज एलाई ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। इजराइल भी इस रीजनल ट्रायंगल का एक क्रूशियल प्लेयर है, being aligned with both US and Saudi Arabia, while remaining in constant tensions with Iran. लेकिन अब कुछ नए डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। सऊदी अरेबिया इज शोइंग सपोर्ट फॉर इनडायरेक्ट यूएस ईरान टॉक्स, जो पहले ओपोज करते थे। ईरान फेसिंग इकोनॉमिक प्रेशर ड्यू टू सैंक्शंस appears more open to reducing enmity with US। लेकिन ये भी समझ लेते हैं कि ईरान पर सैंक्शन लगे क्यों। आपको शायद याद होगा, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर 2012 में काफ़ी बड़ी इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी हुई थी। ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए थे क्योंकि उस पर यह एक्यूजेशन था कि वो सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है, डिस्पाइट बीइंग अ सिग्नेटरी ऑफ द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एंड इसको हम लोग शॉर्टली एनपीटी कहते हैं। ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम एनपीटी के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट माना गया है। इस वजह से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स ने रिजोल्यूशन 2049 के अंदर ईरान पर स्ट्रिक्ट सैंक्शंस इम्पोज किए थे। अब यहीं पर थोड़ा एनपीटी के बारे में भी समझ लेते हैं। एनपीटी के अंदर जो कंट्रीज 1967 से पहले न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं कर पाए, उन्हें फ्यूचर में भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की परमिशन नहीं दी गई। सिर्फ यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर्स, जिसको हम लोग P5 कहते हैं, यानी यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना, जो टेम्पररी बेसिस पर न्यूक्लियर वेपन्स रिटेन करने की परमिशन दी गई है, लेकिन वो भी किसी और कंट्री को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। फिर भी कुछ कंट्रीज़ ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, लेकिन वो एनपीटी का पार्ट नहीं है। ये कंट्रीज़ है इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। और एक यूनिक कंट्री है साउथ सूडान, ना तो एनपीटी में शामिल है, ना उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इसका क्वेश्चंस पहले भी यूपीएससी में आ चुका है। नाउ इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और उस पर लगी रेस्ट्रिक्शंस ग्लोबल डिप्लोमेसी के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट बन जाते हैं, स्पेशली वेस्ट एशिया के जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए। अब बात करते हैं सऊदी अरेबिया की, जो कि अपने विजन 2030 में फोकस कर रहे हैं और उनमें इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन और सस्टेनेबल फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए रीजनल स्टेबिलिटी ज़रूरी है, ये इनका कहना है। तो डियर एस्पिरेंट्स, ईरान और सऊदी अरेबिया का ये डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट अगर सक्सेसफुल होता है तो वेस्ट एशिया की डिप्लोमेसी में एक बड़ा शिफ्ट आएगा, समथिंग दैट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट इंडियाज इंटरेस्ट इन द रीजन। अब चलते हैं एनवायरनमेंट की एक टॉपिक की तरफ, जहां हिंदू कुश हिमालय रीजन से एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट सामने आई है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के मुताबिक 2024-2025 विंटर सीजन में हिंदू कुश हिमालय रीजन ने पिछले 23 इयर्स का लोएस्ट स्नो परसिस्टेंस रिकॉर्ड किया, जो है सिर्फ 23.6%। ये हाईफाई लग रहा है सुन के, लेकिन इसका मीनिंग है कि पिछले 5 विंटर्स में से 4 बार बिलो नॉर्मल स्नो देखा गया है। ये रीजन जो गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र जैसे रिवर्स को पानी सप्लाई करते हैं, अब क्लाइमेट चेंज के सीरियस इम्पैक्ट्स झेल रहा है। 2 बिलियन से ज़्यादा लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन रिवर्स पर डिपेंड करते हैं फॉर वाटर, इरिगेशन और एनर्जी नीड्स। यहाँ पर स्नो परसिस्टेंस का मतलब होता है कि स्नोफॉल के बाद ग्राउंड पर स्नो कितने समय तक रहता है। इसकी गिरती परसेंटेज से समर रन ऑफ रिड्यूस होगा, लीडिंग टू वाटर इनसिक्योरिटी अक्रॉस एशिया। ये डेवलपमेंट हमें रिमाइंड करता है कि एनवायरमेंटल शिफ्ट्स अब सिर्फ फ्यूचर थ्रेट्स नहीं रहे, दे आर हैपनिंग राइट नाउ। इसी एनवायरनमेंट पर फोकस करते हुए चलिए एक इंडियन इनोवेशन की बात करते हैं। 2019 में सूरत ने शुरुआत की एक यूनिक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म की, जिसे कहते हैं एमिशन ट्रेडिंग स्कीम।
एंड दिस इज़ टू कॉम्बैट पार्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन। अब ये कैसे काम करता है? पॉल्यूशन लिमिट यानी कैप डिसाइड की जाती है, इंडस्ट्रीज़ को परमिट्स दिए जाते हैं जो उन्हें लिमिटेड एमिशंस का राइट देते हैं। जो इंडस्ट्रीज कम पॉल्यूशन करते हैं वो अपने एक्स्ट्रा परमिट्स बेच सकते हैं टू अदर्स। अब रिसेंट स्टडी के मुताबिक पॉल्यूशन लेवल्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुए हैं। अभी जो एबेटमेंट कॉस्ट है 10% से कम हुई है और कंप्लायंस और एनवायरमेंटल लॉज भी इम्प्रूव हुआ। ये मॉडल अब ग्लोबल लेवल पर भी रेलेवेंट हो गया है, स्पेशली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ COP29 regarding global carbon credit market under Paris Agreement Article 6. And let's now shift our focus from environmental innovation to a serious internal security challenge. आप सभी लोगों ने सुना होगा जम्मू एंड कश्मीर में अनंत डिस्ट्रिक्ट, स्पेसिफिकली बैसरन मिडोज पहलगाम में एक ग्रेव टेरर अटैक हुआ जिसमें लगभग 25 टूरिस्ट की जान चली गई। ये अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है द रेजिस्टेंस फ्रंट विच इज़ अ प्रॉक्सी ऑफ लश्कर तैयबा। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि वो स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे इनके अगेंस्ट। नेक्स्ट फ्यू डेज में हमें न्यू डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे इसके रिलेटेड। सो एंड दैट रैप्स अप टुडेज कवरेज। आप सभी प्रीलिम्स के लिए इन टॉपिक्स से रिलेटेड MCQs ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और अपने प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।